Assalamu alaikum dear students. Today I am going to tell you how to do private, regular and online BA, BS and MA English in 16 steps. आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 16 स्टेप्स बताऊंगा जिनके ज़रिए आप घर बैठकर या रेगुलर क्लासेस लेकर या ऑनलाइन BA, BS और MA इंग्लिश इजीली कर सकते हैं। कोई मजबूरी हो सकती है जैसे आजकल पैंडेमिक चल रहा है, या कोई मसरूफियत भी हो सकती है जैसे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप रेगुलर क्लासेस वगैरह नहीं ले सकते, तो आप MA इंग्लिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपको इस बारे में डराते हैं कि MA इंग्लिश सबसे मुश्किल है। नहीं, आज की इस वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल इस बात पर पहुंचेंगे, इस बात के नतीजे पर पहुंचेंगे कि MA इंग्लिश कोई भी कर सकता है, बस उनको इन 16 बातों के ऊपर अमल करना है। So let's learn. First of all, you have to select a university. हर कोई ये पूछता है कि सर यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करें, तो इस बारे में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं इस लिस्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, BZU है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और GC गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। GC से फैसलाबाद GC भी मुराद लिया जा सकता है, यहाँ भी अच्छा MA इंग्लिश हो जाता है। तो आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे। इनमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसकी वजह ये है कि जब आप लेक्चरर का एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही उसका सिलेबस जो है या उसके जो MCQs वगैरह सेट होते हैं मोस्टली, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को फॉलो करें। PPSC भी मोस्टली पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही फॉलो करता है मुख्तलिफ तरह के टेस्ट और एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे जो ज़्यादा अच्छी हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो प्राइवेट तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, तो लेकिन आप पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। नेक्स्ट, कोर्स कंटेंट्स लें। सारे सब्जेक्ट्स के आप कोर्स कंटेंट्स लें, मार्केट से आपको इजीली मिल जाते हैं और ये कोर्स कंटेंट्स करंट स्कीम से रिलेटेड होने चाहिए। वैसे तो MA इंग्लिश का सिलेबस बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अगर कोई पैटर्न में चेंजेस हुई हैं तो आप करंट जो स्कीम ऑफ सिलेबस है वो परचेज करें। थर्ड स्टेप पे आपने बुक्स लेनी है। बुक्स आप NKM वालों की लेंगे, वो सबसे अच्छी हैं और इजी लिखा हुआ है। ये NKM न्यू किताब महल इससे मुराद होता है, और इनके साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन वाली बुक्स भी ले लें। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू ट्रांसलेशन वाली क्यों बुक्स लेनी है। अगरचे आप MA इंग्लिश कर रहे हैं और आपने इंग्लिश में ही वहाँ पर लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको उर्दू ट्रांसलेशन वाली बुक्स भी लेनी चाहिए, तो ये भी NKM वालों की मिल जाती हैं। फोर्थ स्टेप ये है, आपने पास पेपर्स लेने हैं। ये भी आप न्यू किताब महल यानी NKM वालों की ले लें, या फिर अगर किसी और पब्लिशर्स की भी मिलती हैं तो आप वो ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ NKM की ही लें, क्योंकि पास पेपर्स तो सेम ही होंगे, तो आप किसी भी इदारे, किसी भी पब्लिशिंग हाउस की ले सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में है, आपने लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर्स अब या तो आप अकेडमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्राइवेट हैं तो अकेडमीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आप अकेडमी नहीं कर सकते तो कोई ट्यूशन रख लें। अगर ट्यूशन भी नहीं रख सकते तो यूट्यूब चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, यूट्यूब पैकेज लगा लें। यूट्यूब के ऊपर आपका जो भी टॉपिक हो आउटलाइन देखते जाएं और उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर वो लिखें और आपको 10 से 15 मिनट के बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस हवाले से इंडियन जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे लेक्चर्स बनाए हैं। पाकिस्तानी भी हैं लेकिन वो बहुत पीछे हैं इस हवाले से, और अंग्रेज़ तो फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं जिसकी काफ़ी मुश्किल से आपको शायद समझ आए, लेकिन जो इसके दरमियान है काम वो इंडियन लोगों का है। वो अच्छा कंटेंट देते हैं और इजीली समझाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस मुझसे भी ले सकते हैं। मैं भी MA इंग्लिश ऑनलाइन करवाता हूँ, तो इस हवाले से मेरे सर्विसेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। बट इन ऑल द केसेस कुछ भी हो जाए, आपने लेक्चर ज़रूर लेने हैं, चाहे किसी अकेडमी, ट्यूशन या यूट्यूब चैनल से ले लें, या मुझसे ले लें, या किसी और टीचर से बात करके, तो लेक्चर ज़रूर लें। विदाउट लेक्चर्स आपके लिए MA इंग्लिश बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 रूल, रीडिंग करें। रीडिंग करने के लिए एक रीडिंग स्किल्स के ऊपर एक वीडियो मैंने बना के यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर डाल दी है, इंग्लिश विद 9। आप उसको देख लें। इसमें 3 T's का एक रूल होता है और हर टी के आगे कुछ सब कैटेगरीज होती हैं।
तो आप रीडिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छे हैं तो एमए इंग्लिश दो ही चीज़ों का नाम है, रीडिंग एंड राइटिंग। आपने रीड करना है और पेपर में जाके राइट करना है। तो रीड अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो आप राइट भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो रीडिंग स्किल्स के ऊपर आपको वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। उसके बाद रीडिंग करनी किन चीज़ों को है, बुक्स को रीड करें, जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं या आपने जो उर्दू ट्रांसलेशन वाली बुक्स ली हैं उनको रीड करें। नोट्स को रीड करें, नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इस हवाले से मैं भी एमए इंग्लिश के नोट्स बना के पेड जो है वो अवेलेबल करता हूँ। तो अगर आपको वो परचेज़ करने हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से भी रीड करें। सबसे अच्छी जो वेबसाइट है एमए इंग्लिश के लिए वो स्पार्क नोट्स हैं। ई नोट्स भी हैं लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी स्पार्क नोट्स हैं। और भी वेबसाइट्स हैं लेकिन मैंने स्पार्क नोट्स से अच्छी अभी तक कोई वेबसाइट नहीं देखी एमए इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपने जो भी स्टडी करनी है, रीड करना है, जो रीड किया है उसके नोट्स भी बनाने हैं। ये नहीं है कि आप आगे से पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं, नहीं, आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। ये हर सब्जेक्ट के लिए एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन एमए इंग्लिश के लिए तो फिर ये बैकबोन है, पार्ट एंड पार्सल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइंस के नोट्स बनाएं, जो भी एक आउटलाइन के तरीके से नोट्स बना लें। मतलब मेन हेडिंग्स, उनके नीचे सब हेडिंग्स, जस्ट हेडिंग्स लिख लें, हेडिंग्स लिख लें। उसके बाद आप कोटेशंस जो हैं वो भी कलेक्ट करते जाएं। जो भी वर्क पढ़ें उसकी जो कोटेशंस हों, जो भी किसी कोई इंपॉर्टेंट लाइंस हों वो आप लिखते जाएं, उनकी भी एक लिस्ट बनाते जाएं। वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन दिस लाइन, या वो वैसे भी आपसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डाल के भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरह से कोटेशंस जो भी आपके सामने आती जाएं उस वर्क से, पोएम से, नावल से, ड्रामा से, उसको उठाते जाएं, एक जगह पर लिखते जाएं। उसके बाद क्रिटिसिज्म, जो भी उस वर्क के ऊपर कमेंट्स किए गए हैं मुख्तलिफ क्रिटिक्स के ज़रिए, स्कॉलर्स के ज़रिए, उनको भी एक जगह पर लिखते जाएं। जिस तरह का क्वेश्चन हो उस तरह की वहाँ पर क्रिटिसिज्म की लाइन लिख दें। उसके बाद पार्ट्स बनाएं। जब आप नोट्स बना रहे हों तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, मतलब उस तरह से मटेरियल उठा के लिखें कि आपको पता हो कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है और ये वाला लास्ट कंक्लूजन का पार्ट है। उसके बाद नोट्स बनाने के लिए 6 जो रूल है वो राइट बैकग्राउंड। आप जो भी वर्क पढ़ रहे हों उसका बैकग्राउंड लाजमी पढ़ें, उस बैकग्राउंड के भी नोट्स बनाएं। वो राइटर का बैकग्राउंड भी हो सकता है और वो राइटिंग का बैकग्राउंड भी हो सकता है। उसके बाद उस वर्क के अंदर जो लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई हैं, लिटरेरी फिगर्स जो यूज़ हुए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, उनकी भी एक लिस्ट बनाते जाएं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप उनको अपने क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो थीम्स आपके समझ में आएँ या मुख्तलिफ बुक्स से समझ आएँ, उनकी भी एक लिस्ट बनाते जाएं। प्लॉट जो है, मेन स्टोरी जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सीक्वेंस है इवेंट्स का, उसको भी एक तरतीब से लिख लें कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो एक सीक्वेंस से प्लॉट भी लिखते जाएं। और लास्ट पर आप करैक्टर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएं, क्योंकि पेपर में करैक्टर्स के बारे में क्वेश्चंस लाजमी होते हैं। इस तरह से आप आउटलाइंस, हेडिंग्स, कोटेशंस, क्रिटिसिज्म, पार्ट्स, बैकग्राउंड, लिटरेरी टर्म्स, थीम्स, प्लॉट एंड करैक्टर्स, इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपकी एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस इजीली हल हो जाएंगे। उसके बाद 8वां स्टेप ये है कि आप टाइम टेबल बनाएं, स्टडी का भी और दूसरी चीज़ों का भी टाइम टेबल लाजमी बनाएं। ख़ास तौर पर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या प्राइवेटली कर रहे हैं, आप घर से एमए इंग्लिश अगर कर रहे हैं, इसमें रीडिंग का टाइम टेबल बनाएं, नोट्स मेकिंग भी करें और टेस्टिंग का भी टाइम टेबल। 3 चीज़ों का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं तो फिर भी आप नुकसान में हैं, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं लेकिन आप टेस्टिंग नहीं कर रहे तो फिर भी आप नुकसान में हैं। और आप टेस्टिंग लाजमी करें, रीडिंग करें, उसके बाद नोट्स बनाएं और उसके बाद टेस्ट दें। टेस्ट आप खुद भी चेक करवा सकते हैं किसी से, और इसके लिए आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो टेस्ट बनाएं
उनको टीचर से चेक करवाएं। जो भी टेस्ट दें आप पास्ट पेपर्स को फॉलो करें, मॉक पेपर्स बना बना के उनको भी चेक करवा के देख लें टीचर को, और जो नोट्स बनाएं मुख्तलिफ तरह की रीडिंग करने के बाद वो भी टीचर को चेक करवाएं कि उनको पता चले कि आप जो थीम कह रहे हैं वाकई वो थीम है, जिस तरह से आपने प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया है वाकई वो प्लॉट बनता है, जिस तरह से आप जिसको आपने लिटरेरी टर्म कहा है वाकई वो लिटरेरी टर्म है। तो टीचर को चेक करवाए बगैर आप चीज़ें जो है अगर बना लेते हैं तब भी आप रिस्क पर हैं। तो चेकिंग बाय टीचर का मतलब आप जो 3 चीज़ें जो करें, टेस्ट, मॉक पेपर और नोट्स, वो तीनों चीज़ें टीचर को लाजमी चेक करवाएं। ऑनलाइन भी हो जाती हैं और आप रेगुलर जाके एकेडमी या ट्यूशन में भी करवा सकते हैं। 10वां पार्ट ये है, 10वां जो स्टेप है एमए इंग्लिश के लिए, वो क्लियर द कॉन्सेप्ट्स हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करेंगे? उर्दू बुक्स रीड करके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में। उसके बाद यूट्यूब वीडियोस देखें। इस हवाले से लिटरेचर लवर्स नामी एक चैनल है, बहुत अच्छा है, इंडियन लड़के का है और ज़बरदस्त चैनल है। मैंने खुद उसकी वीडियोस बार बार देख के बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, तो आप भी उस चैनल को विज़िट एक दफ़ा करके देखिए। दूसरी बात, मैं भी इस चैनल के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि अब लिटरेचर के ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ। लैंग्वेज के ऊपर अब तक मैंने बहुत वीडियोस बना दी हैं, अब मैं कोशिश करूँगा कि लिटरेचर के ऊपर, यानी ख़ास तौर पर एमए इंग्लिश के पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा और जीसी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के ऊपर भी वीडियोस बनाई जाएँ। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपने क्लास फेलो से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, ऑनलाइन और मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स पर क्वेश्चन डाल के, यूट्यूब पर देख के आप कंसल्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों को। उनको ईमेल सेंड करके व्हाट्सएप के ज़रिए या वैसे मैसेंजर पर आप उनसे कंसल्ट करें कि मुझे इस वर्क के ऊपर आइडियाज़ चाहिए। फिर मार्केट में या वेबसाइट्स पर समरीज पड़ी होती हैं, ख़ास तौर पर मैंने जो बताया था आपको स्पार्क नोट्स वाली जो वेबसाइट है उस पर भी समरीज पड़ी हुई हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए समरीज को ज़रूर रीड करें। समरीज को या तो सुन लें या रीड कर लें, इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और उसके बाद आगे जाके हम देखते हैं राइटिंग स्किल्स भी अगर अच्छे हैं तो आपको एमए इंग्लिश करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं लेकिन आपकी ग्रामर ठीक है तो प्रॉब्लम है। इसी के उलट है, कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं लेकिन ग्रामर ठीक नहीं है, राइटिंग ठीक नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली लेके आपको चलनी होंगी और ये प्रैक्टिस करने से पॉसिबल है। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स। 11वां स्टेप ये है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं। चाहे आप रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं, जिस तरह से भी हैं, अपने पेपर जाके लिखने ही लिखने हैं, तो वहाँ आपकी राइटिंग स्किल्स ही मैटर करेगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्राइवेट प्रिपेयर किया है या रेगुलर किया है, ऑनलाइन किया है या घर बैठ के किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके राइटिंग स्किल्स अगर वहाँ पर अच्छे हैं, आप पेपर में बहुत अच्छा राइट कर देते हैं, तो सोने पे सुहागा है। फर्स्ट स्टेप ये है राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसका मतलब कि जो पेपर है उसकी डेकोरेशन के रूल्स हैं, स्किल्स हैं बाकायदा, जो ख़ास करके जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, उनको वो जो स्किल्स हैं प्रेजेंटेशन के, राइटिंग प्रेजेंटेशंस के, मार्जिन लगाना, शॉर्ट कैसे करना और हेडिंग कैसे देनी है, कोटेशन कैसे डालनी है, पैराग्राफ कैसे रूल्स लिखना है, मुख्तलिफ तरह की जो कोटेशंस कैसे यूज़ करनी है, लाइन कैसे छोड़नी है, नया पैराग्राफ कैसे शुरू करना है, ये जो रूल्स हैं इनको राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स कहते हैं। इसके ऊपर एक बाकायदा वीडियो बना के मैं इस चैनल पर डाल दी हुई है, आप उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर आप ये स्किल्स जान गए, यानी डेकोरेशन कैसे करनी है पेपर की, तो आपको एमए इंग्लिश करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आपकी है हैंड राइटिंग, उसको भी अच्छा करें, प्रैक्टिस करने से होता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो प्राइवेट हैं, घर बैठ के कर रहे हैं एमए इंग्लिश, लेकिन उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। इसके ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, टीचर्स भी जो हैं वो आपको हैंड राइटिंग ठीक करवा देते हैं, तो आप इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी बाकायदा टेक्निक्स हैं, आगे जाके मैं ये भी बताता हूँ आपको कैसे आपने करना है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने का भी एक ख़ास तरीकाकार होता है।
आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप पेपर गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप सबसे पहले मुश्किल पेपर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर आप 1 घंटा ज़ाया कर देते हैं, तो आप बिल्कुल नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझदार हैं तो आप पहले इजी क्वेश्चंस कर लें और हर क्वेश्चन को प्रॉपर इक्वल टाइम दें, हर क्वेश्चन को इक्वल लेंथ में लिखें, हर क्वेश्चन के ऊपर कोशिश करें कि एक जैसा मटेरियल प्रोवाइड करने की बजाय डिफरेंट सोर्सेस यूज़ करें, सेम चीज़ें रिपीट ना करें, हर क्वेश्चन के अंदर ही वही चीज़ें ना लिखें। तो ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़, ये आपकी राइटिंग को डेकोरेट करता है। आप जो भी लिखें कोशिश करें उसमें फुल स्टॉप और कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स और भी जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होती हैं, जो जहाँ यूज़ होती हो वो लाजमी यूज़ करें। इससे पता चलता है कि आप रीडिंग करके आए हैं और आप एक स्कॉलर टाइप स्टूडेंट हैं, आपने वाकई प्रिपेयर किया हुआ है। तो राइटिंग स्किल्स में ये चीज़ें आपने ध्यान करनी है। उसके बाद 12th, उसके बाद कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये चीज़ें करने के बाद जो है वो सप्लीज आ जाती हैं। तो जो कंपार्टमेंट है या सप्ली है ये बिला वजह नहीं आती, इसके पीछे मिस्टेक्स होती हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, 50 मिस्टेक्स की एक वीडियो है कि कौन सी 50 ऐसी गलतियां हैं जो MA इंग्लिश स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है और इन गलतियों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ग्रामर की एक गलतियाँ होती हैं, प्रेजेंटेशन की गलतियाँ होती हैं, कॉन्सेप्ट्स की गलतियाँ होती हैं, 1-2 और कैटेगरीज हैं। तो ये अगर 5 कैटेगरीज की मिस्टेक्स ना की जाएं तो आपकी सप्ली कभी भी नहीं आ सकती। और अल्लाह ना करे अगर किसी की सप्ली आई है तो देख लें ये इन 50 में से कोई ना कोई गलतियाँ, बहुत ज़्यादा बल्कि गलतियाँ वो करते होंगे और कंटिन्यूसली करते होंगे और पेपर में जाके भी उन्होंने की होंगी। तो इस चीज़ के ऊपर 50 मिस्टेक्स ऑफ MA इंग्लिश स्टूडेंट्स या 50 रीजंस ऑफ सप्लीज इन MA इंग्लिश, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख के MA इंग्लिश के लिए बेस बना सकते हैं अपनी। नेक्स्ट, ग्रामर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप राइटिंग करते हैं तो अगर ग्रामर ठीक नहीं है तो आपकी राइटिंग किसी खाते नहीं है। पेपर जितना मर्जी आप लेंथी लिखें, लंबा लिखें, लेकिन अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, उसकी मिस्टेक्स हैं, तो आप पेपर में पास नहीं हो सकते, मुश्किल है। तो ग्रामर ठीक करने के लिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर फोकस करें। उसके बाद टेंसेस आने चाहिए आपको, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मुख्तलिफ तरह की जो टाइप्स हैं, जो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये टाइप्स आनी चाहिए। WH फैमिली क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस जो W या H वाले वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं। अगर आप क्वेश्चन ही ना समझ सके तो आपने राइटिंग क्या करनी है, पेपर में क्वेश्चन का आंसर क्या करना है। तो इन क्वेश्चंस की कंस्ट्रक्शंस को लाजमी समझ के जाएं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के जो फेल होने की वजह है उसमें एक वजह ये भी होती है कि उनको क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई। उन्होंने हाउ से क्वेश्चन पूछा है तो आपने वाई का आंसर कर दिया, और उन्होंने व्हाट कह के पूछा है तो आपने हु का जवाब दे दिया। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी। जो क्वेश्चन में उन्होंने यूज़ किया है वर्ड, उस वर्ड को आपने टैग करना है, उस वर्ड के ऊपर आपने कमेंट करना है, आंसर करना है। उसके बाद ग्रामर के अंदर आपको स्पेलिंग भी ज़रूर अच्छे होने चाहिए। स्पेलिंग ठीक करने के लिए आप अपने पास एक रजिस्टर रखा करें, रफ जो भी पढ़ें उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड या जो न्यू वर्ड आपके सामने आए, जो अच्छा वर्ड आपके सामने आए, उसको स्पीड से उस रजिस्टर पर लिख के देखें। पहली दफ़ा लिखेंगे हो सकता है आपका स्पेलिंग कोई गलत हो जाए, लिखना ज़ुबानी है। ऊपर से फिर एक दफ़ा रीड करें स्पेलिंग्स, फिर दूसरी दफ़ा उसको ज़ुबानी लिख के देखें। जब आप लिख के एक दफ़ा हाथ से गुजार देंगे वो आपको स्पेलिंग कभी नहीं भूलेंगे, 6-7 माह तक आपको याद रह जाएंगे, यानी पेपर आपका निकल जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। तो जो भी पढ़ें उसके अंदर जो वर्ड न्यू आए या डिफ़िकल्ट आए उसको एक दफ़ा ज़ुबानी लिख के देखें। अगर गलती हो दोबारा से टैली करके देखें और फिर दोबारा से उसको लिख के देखें। ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से। टेंसेस, ये 12 टेंसेस होते हैं और ये सारे नहीं यूज़ होते। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस और परफेक्ट, इस तरह पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस यूज़ होते हैं, और फ्यूचर का बस एक पहला टेंस यूज़ होता है। तो आप पेपर्स को भी देख लें, उसमें जो टेंस उन्होंने पेपर में यूज़ किया है उसी टेंस में आपने
आंसर करना होता है। तो ये 6-7 टेंसेस ही बस यूज़ होते हैं। एक्टिव पैसिव भी इसी तरह से, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ख़ास तौर पर अगर एक्टिव पैसिव यूज़ हुआ है तो आपको उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने बता दी हैं, WH फैमिली क्वेश्चंस भी आपको बता दिए, और स्पेलिंग की इम्पोर्टेंस और उनको याद करने का तरीका भी बता दिया। उसके बाद 14वां स्टेप क्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपके ज़हन में भी ये क्वेश्चन होगा कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट को याद करें। रेफरेंस तो एक या दो लाइनों का ही होता है कि ये वर्क फलां ने लिखा है, ओके। कॉन्टेक्स्ट की भी 4-5 लाइनें जो मेजर सी होती हैं, यानी जो उन लाइनों से आगे पीछे हो, उनको आप अच्छी तरह से वहाँ लिख दें। कॉन्टेक्स्ट जो है वो हर दफ़ा चेंज होगा। ये कुछ लोग इनको रट्टा लगा जाते हैं कॉन्टेक्स्ट की लाइंस को, 4-5 लाइंस को, तो ये तरीका ठीक नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि उस वर्क के आगे पीछे, यानी उस लाइन के आगे पीछे क्या कहा गया, यानी जो लाइन पेपर में आपसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए पूछी हैं वो कहाँ पर किस सियाको सबाक में बोली गई हैं या लिखी गई हैं। यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब सियाको सबाक होता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट आपने आगे पीछे वाला जो है वो लिखना है कि वहाँ पर क्या चल रहा था। तो डेफिनेटली हर लाइन के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। पहले से रट्टा लगा के जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जनरल सा या मल्टी टाइप जो है वो कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्ट किया है, राइट किया है, लिखा हुआ है कुछ टीचर्स ने, तो देख लें, अगर ज़्यादा ही अच्छा है तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इजी इंग्लिश आपने यूज़ करनी है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट या लॉन्ग आंसर्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए इजी इंग्लिश यूज़ करें। इसमें एक स्टेप होता है आउटर लेवल का। आउटर लेवल का मतलब क्या है कि जो लाइन है या जो आंसर है उसकी एक आउटर यानी फिजिकल जो आपको नज़र आ रही हैं बातें, सिंपल सी जो स्टोरी नज़र आ रही है वो है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेरी क्वीन लेते हैं तो उसमें आर्थर और जो घोस्ट है, जाइंट है, उसके दरमियान जो है वो फाइट हो रही है, ये अपेरेंटली दिखाई दे रहा है, ये आउटर लेवल है। लेकिन उसका एक इनर लेवल भी होता है, यानी थीम, ठीक है। उसकी जो हिडन आइडियोलॉजी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसके भी आप नोट्स बनाएं कि ये थीम क्या है, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो हैं वो ज़ाहरी तौर पर पूछे जाते हैं कि ज़ाहरी तौर पर क्या चल रहा था उस वर्क में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि उसका थीम, उसकी आइडियोलॉजी, हिडन एजेंडा, एलेगरी क्या थी, उसके अंदर क्या था, तो इनर भी आना चाहिए। उसके बाद जो टर्म्स हैं वो लिखें, वो यूज़ करें जब आप आंसर करेंगे या एक्सप्लेनेशन करेंगे। टर्म्स जो हैं लिटरेरी टर्म्स वो। उसके बाद आर्टिस्टिक इंफॉर्मेशन, राइटर के बारे में या वर्क की जो टाइप बन रही है वो हॉरर है, रोमांटिक है, वो क्लासिकल है, मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, कॉलोनियल है, किस तरह की है वो भी आप उस पर कमेंट करें। उसके बाद अगर किसी का कोई कमेंट्स हैं राइटर्स के, स्कॉलर्स के, क्रिटिक्स के, रिसर्चर्स के उस वर्क के ऊपर या आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आप वहाँ पर लिख देंगे। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, पहले रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, इजी इंग्लिश यूज़ करें। उसके बाद एक पैराग्राफ जो उसका आउटर लेवल दिखाई दे रहा है, फिजिकल या अपेरेंट जो नज़र आ रही है स्टोरी, एक पैराग्राफ उस पर लिख दें। एक पैराग्राफ उसके थीम्स यानी इनर आइडियोलॉजी के ऊपर लिख लें। उसके बाद एक पैराग्राफ टर्म्स के ऊपर बना दें जो आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ में आप आर्टिस्टिक इन्फॉर्मेशन दे दें वर्क के ऊपर, उसके टाइप के ऊपर, और लास्ट पर एक पैराग्राफ आप क्रिटिसिज्म का बना दें। तो इस तरह से 4 से 5 पैराग्राफ्स में आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आपने लिखने हैं या प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टू द पॉइंट लिखना है, जो बात पूछी गई है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप वही लिखें, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इनकी प्रेजेंटेशंस जो हैं उनको फोकस करना है आपने। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन का नंबर डाल के, और पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय जस्ट हेडिंग लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिख लें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। इस तरह से आप खूबसूरत सी डेकोरेशन करके, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs को प्रिपेयर कहाँ से करना और कैसे करना है, आप थॉरो स्टडी करें।
थॉरो स्टडी का मतलब आप टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। नीचे मैंने लिखा भी हुआ है थॉरो स्टडी ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट को अच्छी तरह से रीड करें क्योंकि एमसीक्यूज टेक्स्ट से ही बनेंगे, और उसके अलावा मेजर जो आइडियाज़ बने उनको भी आप समझें। आपने इनके ऊपर नोट्स भी बनाए होंगे, बुक्स भी पढ़ी होंगी, कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे, आपने उर्दू बुक्स पढ़ी होंगी। तो कई क्वेश्चन जो हैं वो टेक्स्ट से नहीं होते बल्कि आइडियाज़ से होते हैं, यानी जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे कुछ बनते हैं। क्रिटिसिज्म के भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक्स का ये फ़ायदा होता है, एनकेएम वाले बुक्स की, उसके लास्ट पर मुख्तलिफ क्रिटिक्स के कमेंट्स दिए होते हैं उस वर्क के ऊपर, तो उन वर्क्स के ऊपर भी बन जाता है कि फ़लाँ बात किसने कही इस राइटर के बारे में, फ़लाँ बात किसने कही इस वर्क के बारे में, या इस वर्क के बारे में फ़लाँ क्रिटिक ने क्या कहा है, फ़लाँ क्रिटिक ने इस राइटर के बारे में क्या कहा है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में। लास्ट पर आपने रिवीजन करनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपने जो भी प्रिपेयर किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह रह सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से जैसे मैंने गाइड किया है वैसे अगर उसको प्रिपेयर करेंगे तो वो हो सकता है 6-7 माह रह जाते हैं आपके जहन में। लेकिन इसके बावजूद आपको रिवीजन करनी चाहिए। रिवीजन में स्पेलिंग को रिवाइज़ करें। क्या मतलब कि जो आप रीडिंग करते हुए रजिस्टर पास रखा हुआ था आपने और उसके ऊपर स्पीड से जो लिखते थे करेक्ट स्पेलिंग ज़ुबानी, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ये वही वर्ड बैंक है जो आपको नया लगा था या आपको मुश्किल लगा था और आपने उनको एक जगह पे लिख लिया था। ये 2-4 हज़ार वर्ड्स आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, यही आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी परमानेंट, और यही आपका एमए इंग्लिश में मटेरियल यूज़ हो जाएगा, डेटा यूज़ हो जाएगा और आप इजीली कवर कर जाएंगे एमए इंग्लिश। स्पेलिंग वही लिखने हैं, वर्ड्स वही लिखने होते हैं जो उस बुक से यानी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अब जनरल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए आपको। एमए इंग्लिश कर रहे हैं तो लिटरेचर की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करें, और इस मकसद के लिए मैंने आपको स्पेलिंग, आपको वर्ड्स लिखवाए कि आप वर्ड्स लिख के देखें ताकि आप वही लैंग्वेज यूज़ करें जो लिटरेचर की है। ये नहीं है कि जनरल जो डेली लाइफ लैंग्वेज है वो यूज़ आप कर रहे हैं एमए इंग्लिश में और आप कहें कि मैंने एमए इंग्लिश में इतना अच्छा लिखा और लेकिन मैं फ़ेल हो गया या मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। तो ऐसे नहीं होता। आप लिटरेचर कर रहे हैं तो लिटरेचर की लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स कर रहे हैं तो लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज यूज़ करें, केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज टर्म्स यूज़ करेंगे, बायोलॉजी के टर्म्स यूज़ करेंगे, मैथ कर रहे हैं तो मैथ के टर्म्स यूज़ करेंगे। तो लिटरेचर कर रहे हैं ना, एमए इंग्लिश कर रहे हैं तो लिटरेरी लैंग्वेज ही यूज़ करें, स्कॉलरली लैंग्वेज ही यूज़ करें। उसके लिए जब आप रीडिंग कर रहे हो तो वर्ड्स बैंक इस तरह से बनाते जाएं। अपना ग्रामर को रिवाइज करें, जो ग्रामर का सेक्शन मैंने दिया है पीछे, उसमें टेंसेस ख़ास तौर पर देख लें, और स्पेलिंग आपने देख लिए हैं, एक्टिव पैसिव देख लें, WH फैमिली क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स को रिवाइज कर लें। पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर भी एक लेक्चर बना के मैं इस YouTube चैनल के ऊपर डाल दूँगा। तो इस तरह से इन 16 स्टेप्स में आप एमए इंग्लिश ईज़िली कवर कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई नोट्स आप परचेज़ करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नोट्स पेड हैं जो बाय कोरियर आपको हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा आप एमए इंग्लिश के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो या ऑन साइट क्लासेस लेना चाहते हो मेरे कॉलेज में या स्कूल में, तो आप यहाँ भी तशरीफ़ ला सकते हैं। उसके लिए भी आप पब्लिसिटी भी हो चुकी है। विजडम स्कूल एंड कॉलेज उकारा के नाम से एक इंस्टीट्यूट में चला रहा हूँ। आप वहाँ आके मुझसे रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी किस्म का भी हेल्प चाहिए तो इस चैनल के ऊपर लैंग्वेज और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एमए इंग्लिश प्राइवेट, ऑनलाइन एंड रेगुलर in 16 steps. So if you have any question you can ask, and please, if you like this video, subscribe this channel and share with your friends and fellows. Thank you so much.